हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, जिसमें है यूरोप का राष्ट्रवाद और भारत, मतलब कि भारत का राष्ट्रवाद, उनको पढ़ने वाले हैं। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, इस जो यूरोप का राष्ट्रवाद है, इसका ये पहला पार्ट, इसके नेक्स्ट ये पहले 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा, तो वहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यूरोप का राष्ट्रवाद जो है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 2 चीज़ें इसमें मेन समझनी है। एक सन जो 1805, 1804, 1870, 69, ये सारी सन इसमें याद रखना। और दूसरी चीज़ इसमें जो है, राजाओं के नामों को याद रखना। राजाओं के जो नाम हैं, इसमें हाँ कठिन नाम है, थोड़ा डिफ़िकल्ट नेम है, तो उनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। यूरोप का राष्ट्रवाद, यूरोप का राष्ट्रवाद, इसकी अगर आपको नोट चाहिए तो नोट टेलीग्राम में दे दूँगा। आप इसकी क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं यूरोप का राष्ट्रवाद। तो यूरोप का राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। देखो, यूरोप का राष्ट्रवाद, तो पहले बात करते हैं, यूरोप जो है एक महाद्वीप है। क्या है यूरोप? यूरोप को क्या बोलते हैं? महाद्वीप। यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश प्रेम। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है? देश प्रेम, देश से प्रेम करना, ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है। अब बात करते हैं यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले हमको फ्रांस का राष्ट्रवाद पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमको यूरोप का राष्ट्रवाद समझ में आएगा। क्योंकि जो चीज़ फ्रांस में होती हैं वो ही फिर जाके यूरोप में होती हैं, तो इसलिए हमको फ्रांस का राष्ट्रवाद पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके हम यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, फ्रांस का राष्ट्रवाद, देखो मैं आपकी किताब से रिलेटेड ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी अगर सामाजिक विज्ञान की आपके पास किताब होगी सोशल साइंस की, जिसे इंग्लिश में एसएसटी कहते हैं, ठीक है, तो उसकी किताब हुई तो आप खोल सकते हो, ठीक है। उसमें जब आप पहला चैप्टर यूरोप का राष्ट्रवाद खोलोगे तो उसमें एक चित्र, शुरू में एक चित्र बना हुआ है, जिसमें एक मूर्ति है जो एक मशाल पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में किताब वगैरह पकड़े हुए है, और कई ऊपर जो है कई सारे ईसा मसीह, कई सारे भगवान हैं, ठीक है, और नीचे कई सारे लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताता हूँ। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि जहाँ मैं आपको वो चित्र भी दिखा पाऊँ, तो आप बुक के माध्यम, अपने पास बुक रखिए। आपके पास बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम में मैं बुक भेज दूँगा, बुक का PDF भेज दूँगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो चित्र आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उस चित्र को जानते हो किसने बनाया था? उस चित्र को बनाया था फ्रेडरिक सरियू ने। फ्रेडरिक सरियू, ये कौन था? ये एक व्यक्ति था जो फ्रांस का चित्रकार था। मतलब फ्रेडरिक सरियू एक व्यक्ति था जो फ्रांस में रहता था। उसको चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक चित्र बनाया जाए जिसमें एक मूर्ति को रखा जाए, उसके एक हाथ में मशाल, एक हाथ में किताब रख दूं, और बहुत सारे लोग भागते दिखें, और ऊपर बहुत सारे धर्मों के भगवानों को रख दूं। तो उस तरह उसने एक चित्र बनाया था। आप देख भी सकते हो कि वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको दिखेंगी कि वहाँ एक मूर्ति है सबसे बड़ी, जिसमें एक मशाल है जिसे ज्ञान की मशाल कहते हैं, दूसरे हाथ में किताब है, और जो उसमें ऊपर भगवान है, ईसा मसीह होंगे, ठीक है, और नीचे कई सारे लोग दौड़ते नज़र आएंगे, ठीक है। वो चित्र किसने बनवाया था? फ्रेडरिक सरियू ने, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे पहले राष्ट्रवाद हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद हुआ था, मतलब कि देश प्रेम जागा था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा ही, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ, ठीक है। हम बात करते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। जब राष्ट्रवाद का उदय होता है तो उससे पहले क्रांति होती है, ठीक है। अब ये क्रांति क्यों होती है? तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है तो फ्रांस की क्रांति होगी। अब फ्रांस में क्रांति क्यों होगी ये बताता हूँ। फ्रांस में क्रांति के कारण ये लिखे हैं। पहला, अयोग्य शासक। फ्रांस में क्रांति में अयोग्य शासक एक कारण था। जैसे फ्रांस की जनता थी और उसमें एक राजा था, एक शासक था जो शासन कर रहा था वहाँ, ठीक है। वो जो शासक था वो अयोग्य था, वो योग्य नहीं था उसके, वो शासन अच्छे से चला नहीं पा रहा था। वो शासक कौन था? तो वो था लुई
लुईस सोलवे था। कौन था? लुईस सोलवे था, ठीक है। ये लुईस सोलवे था फ्रांस का शासक, जो कि अयोग्य शासक था, शासन चला नहीं पा रहा था, ठीक है। उसमें और क्या दूसरा कारण है, मध्यम वर्ग का उदय। उसमें फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। कैसे मध्यम वर्ग का उदय हुआ? मध्यम वर्ग कौन है? तो मध्यम वर्ग वो है जो ना तो ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर है, मध्यम में है। और जैसे मध्यम वर्ग के लोग जैसे शिक्षक हो गए, वकील हो गए, बैंक के एम्प्लॉय वगैरह हो गए, ये सब जो है पुलिस वगैरह, ये सब मध्यम वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग मतलब पढ़ा लिखा वर्ग, ठीक है, जो ज़्यादा मतलब कि पढ़ा लिखा था, ठीक है। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। आम जनता उससे परेशान थी। आम जनता जो है लुईस सोलवे से परेशान थी, ठीक है। आज़ादी पर प्रतिबंध उसने लगा दिया था कि तुम आज़ादी पर लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया था कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है। और मज़दूरों की दुर्दशा उसने कर रखी थी। मज़दूरों की दुर्दशा इस तरह कर रखी थी कि उसने जो है मज़दूरों को बहुत काम करवाता था, लेकिन उसको खाना बस देता था, वेतन वगैरह नहीं मिलती थी। तो इस तरह मज़दूरों की दुर्दशा थी, ठीक है। तो अब इस तरह का शासन वो चला रहा था अपने फ्रांस में। तो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होना तय थी, क्योंकि कब तक लोग जो है चुप बैठेंगे, तुम खुद बताओ। तुम्हारे ऊपर जब जुल्म होगा तो तुम कब तक चुप बैठोगे, ठीक है। तो उसी तरह फ्रांसीसियों के ऊपर लुईस सोलवे जो है बहुत जुल्म कर रहा था, इसलिए जो है कब तक फ्रांस की जनता इस जुल्म को सहती। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति कर दी। अब फ्रांसीसी क्रांति क्योंकि आपको पता चल गया, ठीक है। अब कैसे कि ये बताता हूँ। तो पहले क्या हुआ कि लुईस सोलवे को ख़त्म किया गया वहाँ जब फ्रांसीसी क्रांति हुई। शुरू से बताते, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई तो वो कब हुई? 1789 में हुई, ठीक है। 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई? 1789 में हुई, ठीक है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस की भाषा है फ्रेंच भाषा है पेरिस की, ठीक है। अब फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य मतलब कि कोई तो होना चाहिए फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से, ठीक है। तो वो कौन था? नेपोलियन का जन्म 1669 में हुआ था। कब हुआ था नेपोलियन का जन्म? 1669 में नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेपोलियन के कारण ही फ्रांसीसी में क्रांति हुई और लुईस सोलवे जो है मारा गया था, ठीक है। लुईस सोलवे को उखाड़ फेंका था वहाँ से। लुईस सोलवे तो बाद में मारा गया था, वो शासक था फ्रांस का। तो नेपोलियन ने लुईस सोलवे को जनता के दम पर, जनता नेपोलियन के साथ थी तो लुईस सोलवे को उखाड़ फेंका, ठीक है। अब क्या हुआ? वहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई। जैकोबियन क्लब क्या है? तो एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और पितृभूमि व नागरिकता पर जोर दिया गया। पितृभूमि नागरिकता क्या है? जैसे कि वहाँ जो कई सारी ज़मीन थी लुईस सोलवे के नाम थी, तो वो सभी ज़मीन जब लुईस सोलवे को वहाँ से भगा दिया गया, उसको हरा दिया गया, फ्रांस से उठाकर फेंक दिया गया, तख्तापलट हो गया। तो अब जो ज़मीनें थी वो अपनी ज़मीनें किसानों ने अपने पास रख ली, ठीक है। और मरने के बाद अपने पुत्र को दी, ठीक है। पितृभूमि, इसी को कहते हैं पितृभूमि, पिता की भूमि, ठीक है। और नागरिकता पर जोर दिया कि मैं फ्रांस का नागरिक हूँ, इस तरह नागरिकता पर जोर दिया गया। और नागरिक के अधिकारों पर जोर दिया गया, ठीक है। और फ्रांस पर फिर एक नया तिरंगा आया, जिसका जो तिरंगा, फ्रांस का तिरंगा आप देखोगे तो उसमें लाल नीला सफ़ेद, मतलब लाल सफ़ेद और नीला कलर है, ठीक है। और एक समान मापतौल पद्धति उसमें स्थापित हुई, ठीक है। अब एक बात इसमें ये है कि जब पितृभूमि व नागरिकता पर जोर दिया गया तो वहीं पर क्या है, नेशनल असेंबली का गठन हुआ, जो कि ज़मीन का लेखा जोखा रखती थी। मतलब कि नेशनल असेंबली ये पता करती थी और ये जानती थी कि किसको कितनी ज़मीन देना है, किसके पास कितनी ज़मीन है और उसकी ज़मीन किसको जाएगी, ठीक है। ये नेशनल असेंबली का गठन इसलिए किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेपोलियन आया, नेपोलियन के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो नेपोलियन के बारे में जानते हो तो नेपोलियन जो है जन्म 1769 में हुआ था नेपोलियन का, ठीक है। इसने एक कानून बनाया था 1804 में इसने कानून बनाया था, जिसे नेपोलियन सिद्धांत या नागरिक संहिता
कहते हैं। क्या कहते हैं उस कानून को? नेपोलियन सिद्धांत या नागरिक संहिता कहते हैं। तो ये ज़रूर 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेपोलियन ने जो कानून बनाया था उसे क्या कहते हैं? नेपोलियन सिद्धांत या नेपोलियन संहिता, ठीक है, नागरिक संहिता। अब जो ये कानून बनाया था, कब बनाया था? 1804 में, ठीक है। अब क्या हुआ कि निरंकुश शासन इसने जो नेपोलियन था इसने भी फिर जो है लालच में आकर के निरंकुश शासन ये चलाने लगा। मतलब कि लोगों पे जो मतलब कि शुरू में इसने क्रांति कर दी थी लुइस 16वें के प्रति, फिर वही यह जो है राजा बन के फ्रांस का बैठ गया था, ये भी शासन चलाने लगा था। धीरे धीरे इसके मन में लालच आई, ये भी निरंकुश शासक बन गया था, ठीक है। अब ये भी निरंकुश शासन बन गया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जॉलवेरन शुल्क संघ की स्थापना हुई। जॉलवेरन शुल्क संघ की स्थापना 1834 में हुई। और ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, ठीक है। तो पेरिस की पहल पर इसकी स्थापित ना हुई और ये शुल्क अवरोध समाप्त हुआ। इसमें जो शुल्क अवरोध समाप्त हुआ और मुद्रा की संख्या 30 से घटा करके 8 कर दी गई। सिंपल सी बात है कि जो आने जाने का टैक्स लिया जाता था, मतलब कि किसी भी, जैसे फ्रांस में कोई चीज़ बनी तो फिर यूरोप में जाके उसको बेचना था, तो आने जाने में जो वो वस्तु को आने ले जाने में जो टैक्स लगता था उसको कम कर दिया गया, ठीक है। उसी के लिए जॉलवेरन संघ बनाया गया था, जॉलवेरन संघ शुल्क बनाया गया था, जिसने जो है शुल्क अवरोध समाप्त कर दिया था और मुद्रा का मूल्य 30 से घटाकर 2 कर दिया था, ठीक है। अब यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यूरोप में क्या था कि राजशाही लोग रहते थे, मतलब यूरोप में राजाशाही थी, मतलब कि राजा था, जनता थी, ठीक है। और क्या थे? कई लोग गरीब थे, ठीक है, कई लोग गरीब थे। 3 लोग मैंने बता दिए, 3 लोग होते थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और बीच में इनके आ जाता था मध्य वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग। तो यूरोप में कोई राष्ट्र राज्य नहीं था, जैसे इटली, जर्मनी। जैसे यूरोप एक संपूर्ण देश था, यूरोप में कोई अलग बटा नहीं था, जैसे इटली, जर्मनी बटे होते हैं, ये मतलब कि अलग अलग थे, नाम अलग अलग थे, तो ऐसा नहीं था। मतलब कि यूरोप में राष्ट्र राज्य नहीं था, ये मानो, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, औद्योगिक क्रांति हुई और जिससे जो है मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। यूरोप में क्या चल रहा था? राजशाही चल रही थी, कई लोग गरीब थे, ठीक है। एक तो राजशाही चल रही थी, मतलब उच्च वर्ग के लोग, जो राजशाही मतलब राजा शासन चला रहा था, मतलब राजा क्या था? उच्च वर्ग का था। और गरीब लोग थे, मतलब निम्न वर्ग के लोग थे। अभी इसमें मध्यम वर्ग नहीं थे। जब यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई, कहाँ? यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, तब जाके जो है मध्यम वर्ग का इसमें उदय हुआ, ठीक है। कब मध्यम वर्ग का उदय हुआ? जब औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है। अब बात करते हैं 1815 के बाद का युग। 1815 के बाद क्या हुआ? तो देखो 1815 में ये चीज़ हुई कि वेना संधि हुई। वेना संधि किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मटरनिख की अध्यक्षता में। किसने? अभी तुम्हारी ये समझ में नहीं आएगा तो ठीक है, इसको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। हाँ देखो क्या हुआ, 1815 के बाद में वेना की संधि हुई। वेना की संधि किसके अध्यक्षता में हुई? मतलब कि वेना की संधि जो करेगा तो कोई तो प्रमुख होगा और फिर कई लोग मिलकर के वेना की संधि कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रमुख व्यक्ति था वो कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर, अब ऑस्ट्रिया का चांसलर मतलब कि पीएम के रूप में समझ सकते हो, ठीक है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ड्यूक मेटरनिख था। कौन था? ड्यूक मेटरनिख की अध्यक्षता में जो है वेना संधि हुई। अब वेना संधि क्या थी? तो वेना संधि में जानते हो ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया, ये 4 देश थे। कौन सा? ब्रिटेन हो गया, ठीक है, रूस हो गया और पर्सा हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है। इन चारों ने मिलकर गठबंधन बनाया था। मतलब कि इन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि हम नेपोलियन को मारेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसने फ्रांस पे आतंक मचा रखा है, ठीक है। तो इस तरह जो है इस तरह वेना संधि हुई। अब जब ये लोगों ने वेना संधि कर ली, वेना संधि में क्या तय किया कि किसको मारना है?
नेपोलियन को। अब जब ये लोग नेपोलियन को मारने गए तो उस समय युद्ध हुआ होगा, मारने गए तो युद्ध तो हुआ होगा, तो उस युद्ध को क्या कहा गया, वाटरलू का युद्ध। क्या कहा गया, वाटरलू का युद्ध कहा गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि फ्रांस की सीमा, फ्रांस, अब ये जो थे, देखो बता दिया मैंने, ब्रिटिश, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिल करके किसको हराया, नेपोलियन को हराया। और नेपोलियन कहाँ शासक कर रहा था, तो फ्रांस में शासन कर रहा था। मतलब सीधा सीधा उन्होंने किसको हरा दिया था, फ्रांस को हरा दिया था। किसको हराया था, फ्रांस को हरा दिया था, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, फ्रांस को तो हरा दिया, अब फ्रांस में पहले लुइस 7 था, उसको नेपोलियन ने हराया। अब नेपोलियन वहाँ बैठा है। अब क्या किया कि वियना की संधि जब हुई ऑस्ट्रिया के ड्यूक मैटरनिख की अध्यक्षता में, तो उन्होंने क्या हुआ कि ब्रिटेन रहा, रूस रहा, परसा और ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर फिर नेपोलियन को भी हरा दिया। अब नेपोलियन जब हार गया तो कोई तो होने चाहिए ना वहाँ शासन चलाने के लिए फ्रांस में। तो फ्रांस में एक व्यक्ति, मतलब कि बुर्बो वंश का वापसी, मतलब वहाँ एक बुर्बो वंश था, वो वापस लौट आया और उसका जो शासक था चार्ल्स दसम, मतलब सीधी सी बात ये रखो कि बुर्बो वंश का चार्ल्स दसम एक शासक बना। नेपोलियन के बाद किसने शासन किया फ्रांस पर, बुर्बो वंश का चार्ल्स दसम था, उसने शासन किया, ठीक है। अब जब जीत गए तो फ्रांस पे जो है, फ्रांस की सीमाओं पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए, कई राज्य स्थापित कर दिए। मतलब कि फ्रांस के सीमाओं पे, जैसे ये फ्रांस है, ठीक है, इसकी ये सीमा है, तो इस पर जो है राज्य स्थापित कर दिए इस तरह कि अब ये इसके आगे न जाए, फ्रांस जो है आगे न जाए, आगे किसी राज्य पे जो है कब्जा न करे, ठीक है। ये हो गया अपना। अब बात करते हैं क्रांतिकारी युग। क्रांतिकारी युग क्या था, ठीक है। क्रांतिकारी युग की बात करें तो यूरोप जो है पुनः तानाशाही के चंगुल में आ गया था, ठीक है। इसको आपको अच्छे से नहीं पढ़ना है। गुप्त संगठनों की स्थापना हुई, ये भी आपको अच्छे से नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना बीच वाला, ठीक है, बीच वाले पे मेन फोकस करना है। क्रांतिकारी युग में क्या हुआ कि जो ज्यूसेफी मैथ्सनी इटली के राष्ट्रवादी का मसीहा माना गया। मतलब कि इटली में जब राष्ट्रवाद हुआ तो उसमें एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, ज्यूसेपी मैथ्सनी, सीधे मैथ्सनी भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इटली के राष्ट्रवाद में किसका हाथ या किसका नाम या कौन मसीहा था, तो मैथ्सनी, ठीक है। तो मैथ्सनी का जन्म कब हुआ था, तो 1807 में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1807 में। कहाँ हुआ था, जेनुआ में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इसने क्या किया कि दो संघ बनाए, दो चीज़ें बनाई थी। एक यंग इटली बनाया था 1831 में और यंग यूरोप बनाया था 1834 में, ठीक है। यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था, ठीक है। अब जो मैटरनिख था, मैटरनिख जैसा कि मैंने बताया, मैटरनिख कौन था, तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, मैटरनिख। तो मैटरनिख ने इसके बारे में एक कथन कहा था, मैथ्सनी के बारे में कथन कहा था कि ये सार्वजनिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु है। सार्वजनिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु किसने कहा, तो कहा मैटरनिख ने। किसे कहा, मैथ्सनी को कहा, ठीक है, मैथ्सनी को कहा। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका राष्ट्रवाद हुआ, और उसमें दो चित्र और हैं, तो उनको भी डिटेल से समझेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसको इस तरह से डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं तो आपको लिखने में आसानी होगी। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता भी देता हूँ कि जैसे आपको अगर कोई भी लिखना है, जैसे आपको लिखना फ्रांसीसी क्रांति, तो आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अगर आया कि फ्रांसीसी क्रांति को विस्तार पूर्वक समझाइए, तो आपको क्या करना है, फ्रांसीसी क्रांति में लिखना है, ठीक है, हेडिंग डालना है फ्रांसीसी क्रांति, और फिर लिखना है कि फ्रांसीसी क्रांति सन 1879 में हुई थी, ठीक है, 89 में हुई थी, 89 में हुई थी, ठीक है, 89 में हुई थी। और यहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य जनक या फिर मुख्य रूप से जिसने इसको लीडर बना था फ्रांसीसी क्रांति का, वो कौन था, नेपोलियन, और उसका जन्म 1769 में हुआ था, ठीक है। अब फ्रांसीसी क्रांति में तुम लिखना कि यहाँ
क्या था, कौन सा राजा था, अब बताओ, लुई 16 का यहाँ अंत हुआ। जब लुई 16 का अंत हुआ तो यहाँ राजतंत्र का भी अंत हुआ, मतलब कि राजा था लुई 16, अब लुई 16 का अंत हुआ तो यह राजतंत्र का अंत हुआ। अब राजतंत्र का अंत हुआ तो प्रजातंत्र आया, ठीक है। प्रजा अपनी जनता, मतलब कि प्रजा अपना नेता चुन सकती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि वहाँ एक बॉडी का निर्माण किया गया था, एक संगठन का निर्माण किया गया था, जैकोबियन क्लब का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ अब और बातें लिखना कि वहाँ पितृभूमि और नागरिकता पर जोर दिया गया। किस पर? पितृभूमि नागरिकता पर जोर दिया गया। इसी कारण वहाँ जो है नेशनल असेंबली का गठन हुआ, ठीक है। अब आपको एक और पॉइंट लिखना है कि वहाँ फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ एक तिरंगा को अपनाया गया, जिसमें लाल, सफ़ेद और नीला क्या था, कलर थे, ठीक है। अब वहाँ क्या लिखना है, अब एक और पॉइंट डाल के तुम लिख सकते हो कि वहाँ एक समान नाप तौल पद्धति को अपनाया गया था। ये तुम लिख सकते हो फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है। इस तरह तुम छोटे छोटे पॉइंट के रूप में एक बड़ा सा आंसर जो है याद कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो आपको कल मिल जाएगा। तो बने रहना वीडियो के, मतलब कि इस चैनल पे बने रहना अंत तक। आपको यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जितने भी 10th के सिलेबस है, मतलब 10th में जितना भी सिलेबस है, जितना भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब कि नहीं, जैसे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इन सभी सब्जेक्ट को आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत हमने सोशल साइंस से यानी SST से कर दी है, अंत हम सभी सब्जेक्टों के साथ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम मैथ का शुरू करने जा रहे हैं। तो मैथ क्या है, कई लोगों की कमज़ोर होती है, तो इसके बाद मैथ और फिर उसके बाद इंग्लिश शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नोट टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।